मेरा कपिया देखो कर लेते हैं देखो। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो आपका ऑटोमेशन सेक्शन सिलेबस का हिस्सा जो था, उसमें जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, आज उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उन टॉपिक्स में आपके सेमेंटिक वेब, बिग डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन, ऑन्टोलॉजी, इस तरह के टर्म्स हैं जो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, और लेकिन जो है कंसेप्ट उन सबों का समझना ज़रूरी है, और उन कंसेप्ट से निकले क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसको भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे आज। तो सबसे पहले जो यहाँ सामने आपको ये टर्म दिखाई दे रहा है, सिमेंटिक वेब। इसमें सीधे सीधे सिमेंटिक का जो मतलब होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है ऐसी चीज को पढ़ना या समझना जिसका कि कोई मतलब होता है। स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ लॉजिक, स्टडी ऑफ रेफरेंस, जो भी जिस तरह से भी आप कहिए इसको। तो सिमेंटिक का मतलब होता है जिस ऐसी चीज के बारे में पढ़ना, जानकारी लेना जिसका कि कोई मतलब होता है ना। बेमतलब की चीज नहीं, जैसे डेटा की अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो डेटा में कोई मतलब नहीं होता है। डेटा एक कच्ची इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता होगा, डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन। तो ऐसी चीज की स्टडी जिसका कि कोई मतलब होता है। तो सिमेंटिक वेब जो अभी जिस रूप में है, ये स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसका प्रारूप बिल्कुल अलग होता है, और धीरे धीरे वो अपना एक नया रूप धारण करती रहती है, बदलती रहती है। और उसी चीज को समझते हुए सबसे पहले जो नाम है टिम बर्नर्स ली, ये नाम याद रखिएगा आप सभी लोग। टिम बर्नर्स ली ने ही वेब की शुरुआत की। इनको फादर ऑफ वेब कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली ने ही वेब 1.0 से ले करके और अभी तक जो वेब का रूप है उसके अंदर पूरा योगदान इनका, बहुत ही बड़ा योगदान इनका, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हर वेब में। 1.2, 2.0, 3.0, और अब शुरू हो गया वेब 4.0। तो semantic web is an extension of current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation। क्या कर रहा है सिमेंटिक वेब में, क्या फीचर ऐसा नया आ गया? ये आ गया कि इंडिविजुअल्स को, लोगों को या कंपनियों को कंप्यूटर्स के साथ मिल करके काम करने की क्षमता इसने दी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को हम बताएं। जैसे आजकल गूगल पे आप कोई ऐसा टर्म डालो जो कि बहुत ही प्रचलित ना हो, या इन जनरल भी कोई टर्म हम लोग डालते हैं तो सारे जो हमारे पास रिट्रीव होके जो आंसर्स आते हैं उसके बाद में भी नीचे गूगल हमको ऑप्शन देता है कि क्या आपको जो है, जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो हमें बताइए कि आप क्या चाहते थे, जवाब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वहां पे गूगल क्या कर रहा है, वहां पे गूगल
उस मशीनरी को, उस कंप्यूटर सिस्टम को आपके साथ इंगेज कर रहा है, इंडिविजुअल के साथ इंगेज कर रहा है, और वहां पर उसके सिस्टम को भी कोई ना कोई यूजर हैंडल कर रहा है। तो यूजर एक इंडिविजुअल, एक इंसान और मशीन के साथ मिल करके इंटरनेट के ऊपर काम करने की क्षमता प्रदान करना, ये एक सेमेंटिक वेब का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है, और इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं। ठीक है। तो सेमेंटिक वेब दूसरा और क्या बता रहा है ये, कि सेमेंटिक वेब यूजेस द टेक्नोलॉजीज व्हिच हेल्प्स मशीन्स टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, इंक्लूडिंग विजिबल एंड इनविजिबल वेब। बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम आजकल देख रहे होंगे आप लोग, कि बहुत ये सब चर्चा चल रही है, कि हम लोग जिस बारे में बात करते हैं, अगर हमें कोई चीज परचेज करना है, हम उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें मोबाइल खरीदना है, तो हमें फिर मोबाइल के से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगती है, अगर हम कोई सोशल मीडिया साइट चला रहे हैं या कोई ऐप खोल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये मशीन समझ रही है, मशीन खुद डिसीजन ले रही है, किसके बेस पे, जो इसको इनपुट मिल रहा है आपके द्वारा, तो मशीन ने खुद डिसाइड करके आपको एड्स दिखाने लग रही है। तो ये सारे फीचर इस नए वर्जन जो वेब का चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन, इसके अंदर ये सब कुछ ऐड हुआ है, और इसमें सेमेंटिक वेब, सेमेंटिक फीचर जो है, ये काफी ज्यादा पार्टिसिपेटिव है। तो अब ये, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर क्लास इसकी हुई है कि नहीं हुई है मुझे अभी नहीं पता, अगर नहीं हुई होगी तो मैं लूंगा, कि कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री, वेब की पूरी हिस्ट्री, डेट वाइज क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, ये एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग नोट करके पढ़िए इस चीज को। इसमें बहुत ही ब्रॉड फील्ड है ये, और कहाँ से क्वेश्चन निकल करके आता है कुछ कह नहीं सकते। अब ये सर्न या तो अब हमने लिख दिया है, लेकिन अब हम पढ़ाएंगे तो पूरा सर्न की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे कभी। तो अभी हम लोग जिस टॉपिक पे हैं, उसी पे रहेंगे, लेकिन हम एक जनरल से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री वेब की और कंप्यूटर्स के इवोल्यूशन की, ये जरूर पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करिएगा। आपको इंटरनेट से मिलेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल है आपके सिलेबस में भी है, तो आपको पढ़ाया भी जाएगा यहाँ से। तो अगर मेरे हिस्से में आएगा वो, हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे वो चीज़। तो सबसे पहले जो वेब की शुरुआत हुई 1989 में, सर्न जो लैब था, सेंटर ऑफ यूरोपियन रिसर्च, सेंटर यूरोपियन रिसर्च करके ऐसे ही कुछ नाम था, तो वहां पे हुई। तो जो पहला वेब आया, वेब 1.0, उसको स्टैटिक वेब कहते थे। स्टैटिक वेब कहते थे इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते थे, बस जो वेब का क्रिएटर था, वेब पेज का जो क्रिएटर था, तो उसने जो कर दिया उस वेब पेज के साथ, बस वही पहला और अंतिम कार्य होता था। उसमें कोई डायनामिक चीज आपको नहीं मिलती थी, कोई डायनामिक फीचर नहीं मिलता था, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा वर्जन आया 2.0, जो कि ज्यादा इंटरेक्टिव हुआ। इंटरेक्टिव मतलब उसमें कुछ किया जाने लगा, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे थे, आपने उसके अंदर जैसे टैगिंग का फीचर आ गया, है ना, आपने लोगों को टैग करना शुरू कर दिया। फोक्सोनॉमी, टैगिंग का एक टर्म है फोक्सोनॉमी, आप लोगों ने सुना होगा फोक्सोनॉमी। फोक्सोनॉमी एक्चुअली एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक ग्रुप, एक किसी एक चीज को प्रमोट करने के लिए, है ना, उसका एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल जो हैशटैग्स बहुत से चलने लगे हैं, आपके ट्विटर के हैशटैग चलते हैं, तो वो क्या हुआ, उस टर्म को एक ग्रुप, एक कम्युनिटी ने पूरा जो है प्रमोट करना शुरू कर देती है, उसी एक पर्टिकुलर टर्म को। तो फोक माने क्या होता है, फोक तो एक ग्रुप को कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोकल ग्रुप ऑफ पीपल को कह देते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इस तरह के काम को सपोर्ट करने लगी, वो वेब पॉइंट टू में आ गई। The Web point 2, where the applications are connected to each other with the use of web-based ontologies and metadata. ठीक है, ontology फोक्सोनॉमी से लगभग रिलेटेड है, लेकिन इसको सीधे सीधे समझने के लिए आसान तरीके से आप ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों ने मेटा डेटा की बात की थी, तो मेटा डेटा में क्या करते थे हम लोग, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, ठीक। तो मेटा डेटा में हमने जब कोई एक मेटा डेटा सिलेक्ट किया, मान लीजिए
ऑथर नाम से एक मेटा डेटा हमने बनाया। तो ऑथर नाम से जब मेटा डेटा हमने बनाया तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो डेटा फीड होगा वो ऑथर से रिलेटेड फीड होगा। तो यही काम जब वेब के ऊपर होने लगा, इंटरनेट के ऊपर, कि हम इंटरनेट के ऊपर कुछ इस तरह का काम करने लगे, ऐसे टैग्स डिजाइन करने लगे, ऐसे मेटा डेटा टैग्स बनाने लगे जो कि इंटरनेट बेस्ड थे या वेब बेस्ड थे। तो उसको, उस फीचर को, उस सिस्टम को ऑन्टोलॉजी कहने लगा, कहा जाने लगा। ठीक है। तो तो ये चीज ऐड होते होते अभी अभी और बहुत ही क्या कहते हैं इसको, बहुत ही बड़े रूप में इस चीज को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा है बाकायदा। पहले तो शुरुआत हुई छोटे से एक टॉपिक के रूप में, लेकिन अब जी सर। ontologies का प्रॉपर एक सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, इतनी ज्यादा ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसको एक बार क्लियर कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है ये वाला काम आप ठीक जो है, अभी बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक वेब। आपको समझ में आया? स्टैटिक वेब में हम कुछ कर नहीं सकते थे। जो पहला फॉर्म इंटरनेट का आया, वेब का आया, उसमें कोई यूजर जो व्यूअर होता था, इसका सिंपल से अभी इसका आपको हमको वो दिखाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ आ जाइए। वेब 1.0, 2.0 और 3.0 में इसमें जो पहला जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पहले में सिर्फ रीड ओनली था। ठीक, आप सिर्फ पढ़ते थे। दूसरे में क्या हुआ कि रीडिंग भी होती थी और राइटिंग भी वेब पे करी जाती थी। तीसरे पॉइंट में हम लोग अब जो वेब 3.0 चल रहा है वो पोर्टेबल और पर्सनल हो गया है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। हम इंटरनेट पर ही रीडिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिंग का काम भी हम वहां से कर रहे हैं। मतलब जैसे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग आजकल हो रही है, जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं आपकी, ये वेब 3.0 का एक फीचर है, एक एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से हम आपकी ये क्लास ले पा रहे हैं। पहले के इंटरनेट पे, वेब पे ये फीचर नहीं होता था। आप सिर्फ देखते थे, पढ़ते थे, वेब पेजेस पढ़ लिया, विकिपीडिया आ गया वेब 2.0 में, ब्लॉग्स पढ़ लिए वेब 2.0 में, लेकिन हम लोग इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करके क्लास नहीं ले पाते थे। तो ये डेवलपमेंट ऐड होते गए। ठीक है। तो वेब 1.0 जो है वो फोकस होता था कंपनियों की, जिस जिस कंपनी ने बनाया या जिस इंडिविजुअल ने बना दिया बस उसी की बात करता था, वो अपनी ही बात कहता था। 2.0 क्या हुआ कि कम्युनिटी फोकस में आ गया, जैसे अभी हमने बताया ना, तो फोक्सोनॉमी। तो फोक्सोनॉमी क्या हुआ, किसी एक कम्युनिटी को प्रमोट करना हुआ, जैसे एक ग्रुप को प्रमोट करने के लिए, पूरे ग्रुप की जब बात कोई करने, क्या हमको फीचर मिला इंटरनेट पर, जैसे आपका फेसबुक हो गया, है ना, इस तरह के जो सोशल मीडिया के आपके नए नए एप्लीकेशन आने लगे। तो ये सारे सिस्टम जिस तरह से ऐड होते गए, 10-10 साल का पीरियड इन्होंने एक बना लिया कि 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020, ये वेब 1.2, 1.0, 2.0, 3.0 के ये एक इन्होंने टाइम स्पैन बना लिया, एक टाइम ड्यूरेशन बना लिया। इसमें जो जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वेब 1.0, 2.0 में, तीनों में, इनको ध्यान से आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा। हम आपको ये पीपीटी शेयर कर देंगे, क्योंकि इन सब में क्वेश्चंस हैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन सिंपली एक लाइन का लिख गया कि टैगिंग, द फीचर ऑफ टैगिंग वाज इवॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वेब 0, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपको दिमाग में रहेगी नहीं बात कि कंसेप्ट क्या है, टैगिंग क्या होता था, तो आपको फिर वो चीज दिमाग में आएगी नहीं, है ना। और सिमेंटिक वेब किसका हिस्सा है, विकिपीडिया कौन से वेब के वर्जन में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन, और लैंग्वेज नीचे लास्ट में जो लैंग्वेज लिखी है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से वेब के जो है टाइम में आई या चली। HTML सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे बेसिक लैंग्वेज वेब के लिए है, वो वेब 1.0। उसके बाद XML बेस्ड, RSS बेस्ड जितनी आपकी लैंग्वेज हैं, जावा है, इस तरह की लैंग्वेज वेब 2.0 में खूब चली। और अब रिसोर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट जो आपने RDF, RDFS ये सब पढ़ा है, और एक लैंग्वेज और है OWL, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं क्या है। ये एक
डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है कि सेमेंटिक वेब के जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स, वो कैसे काम करते हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं। तो ये आपके सिर्फ समझने के लिए सिर्फ है, ठीक है, कि किस तरह से कहाँ पे कौन से लेवल पे। अब देखिए हमने क्योंकि बात की ना आपसे अभी, सेमेंटिक का मतलब बताया आपको कि मतलब कि किसी चीज का मतलब हो, जब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसके बारे में पढ़ाई करना, है ना, उसको हम सेमेंटिक वेब में कहते हैं। तो ऐसी चीजों में ट्रस्ट और प्रूफ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लॉजिक, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या होती है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑन्टोलॉजी थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी हम लोग उसको देखते हैं। आरडीएफ, आरडीएफ स्कीमा आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से श्वेता जी के क्लास में, तो कुछ तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या है, ठीक है। यूनिकोड और यूआरआई जो नीचे है, यूनिकोड आप सबको मालूम होगा, होना चाहिए यूनिकोड क्या है, यूनिवर्सल कोड क्या है, क्या काम होता है, आप लोग को बताया गया है। और यूआरआई जो हम लोगों ने बात की थी, हमने आपको पढ़ाया था, डीओआई एक पढ़ाया था, है ना। तो डीओआई से ही रिलेटेड यूआरआई होता है। जैसे एक टर्म होता है यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हम कोई वेब एड्रेस पूरा कंप्लीट लिखते हैं यहाँ पर, तो उसमें लिखते हैं ना https://www.facebook.com, ठीक। तो वो होता है पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का। यूआरआई क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जिस तरह से डिजिटल कंटेंट को, डिजिटल डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए डीओआई होता है ना। डीओआई के बारे में हमने यही बताया था आप लोग को कि जब किसी डिजिटल कंटेंट को आइडेंटिफाई करना होता है यूनिकली, उसका आधार नंबर, जैसे हमने आपको बताया था कि उसका आधार नंबर मान लीजिए, उसी तरह से जब वेब पेज को, जब यूनिफॉर्मली हमको किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज को आइडेंटिफाई करने की जो टर्म होता है उसको यूआरआई कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि विकिपीडिया में आपने टर्म खोला सेमेंटिक वेब, ठीक है। तो सेमेंटिक वेब जो विकिपीडिया, जब वो पेज आपको खोल करके दिखाता है, पर्टिकुलरली वो पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो वेब पेज आपका यूआरआई हो जाता है, ठीक। अब लेयर्स ऑफ सेमेंटिक वेब, देखिए इसमें अभी हम लोग ये बात कर रहे थे यूनिकोड और यूआरआई। यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड। हम बार इस कह भी रहे थे कि आपको मालूम है, और इसीलिए हमने इसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि इतना ये सब बेसिक चीजें अब आपको आनी चाहिए। तो जैसे आपका अच्छा चलिए, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्क्रिप्ट, ठीक है। और यूआरआई प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट सिस्टम, ठीक। कि किसी भी जो रिसोर्स जो भी अवेलेबल है एक इंटरनेट सिस्टम के ऊपर, उसको एक अंडरस्टैंडेबल आइडेंटिफिकेशन जो उसका होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसको हम लोग यूआरआई कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी, ठीक है। एक्सएमएल जो है वो लैंग्वेज है। एक्सएमएल का पूरा नाम आपको पता होगा, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इज यूज्ड टू डिफाइन नेम स्पेस एंड डेवलप एक्सएमएल स्कीमा इन स्टैंडर्ड सेंटेंस सिंटैक्स, फॉर्मिंग द वेरी बेसिक ऑफ सेमेंटिक वेब। सेमेंटिक वेब में इस लैंग्वेज का बहुत जबरदस्त योगदान है। और ये क्वेश्चन जो है, सेमेंटिक वेब की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है एक्सएमएल है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और आरडीएफ के स्टेप्स और डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं। तो वो आरडीएफ जो आपको बताया गया है, उस आरडीएफ का बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में यूज होता है सेमेंटिक वेब को डेवलप करने के लिए, ठीक है। कोई भी जब नॉलेज या आइडिया जब रिप्रेजेंट करना होता है, जब हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं, सेमेंटिक वेब की फॉर्मेट की बात करते हैं, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल तरीके से किया जाता है इसमें। हाँ, in order to develop large scale ontology, a language is given which is named as
वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, OWL, आउल, जो भी आपने देखा था। तो अभी हम कह रहे हैं ना कि क्योंकि ये छोटे से टॉपिक से बड़ा होते होते आज एक सब्जेक्ट बन गया है, तो जब सब्जेक्ट बन जाता है तो फिर उसको सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए नई नई उसमें फीचर्स आने लगते हैं। तो इसीलिए ये ऑन्टोलॉजी के लिए एक वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज ही क्रिएट कर दी गई, जिसके इस्तेमाल से वेब के ऊपर ऑन्टोलॉजीज डिजाइन करने के लिए यूजफुल मेजर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब सेमेंटिक वेब को डिजाइन करने के लिए जो एक XML लैंग्वेज है, और जब ऑन्टोलॉजी फीचर को उसमें इनेबल करने की बात आती है तो हम लोग OWL, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, और ये सब आया नहीं है कहीं, ये नीचे जो दो टर्म लिखे हैं, रूल इंटरफेस फॉर्मेट और सेमेंटिक वेब रूल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दिया है ताकि आप लोग की नजर में रहे, क्योंकि क्या आ जाएगा उसके बारे में नहीं पता है। तो ये क्या है, होता है एक लाइन में देख लीजिए कि प्रोवाइड अ लेयर ओवर ऑन्टोलॉजी लेयर फॉर रीजनिंग अमंग वेरियस कंसेप्ट रिप्रेजेंटेड एज नॉलेज कंस्ट्रक्ट। ऑन्टोलॉजी के ऊपर जब रीजनिंग की बात आती है, अब आपने ऑन्टोलॉजी के थ्रू क्या कर दिया, आपने ग्रुप्स बना दिए कई सारे, मान लीजिए ऑन्टोलॉजी से आपने 50 ग्रुप इकट्ठा किए और उसमें अलग अलग कई हजार लोगों से डेटा लेकर के ग्रुप्स बनाना आपने इंटरनेट पे शुरू कर दिया, बना दिया। अब उसके अंदर जब आप रीजनिंग डालते हैं, रीजन का मतलब समझते हैं तर्क करना, कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को अलग करना, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप को अलग करना, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से अलग करना। तो जब हम तर्क डालने की बात करने लगते हैं तो वहां पे आपकी रूल इंटरफेस फॉर्मेट और SWRL, ये दोनों लैंग्वेज, ये लैंग्वेज और ये फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है। ये भी पढ़ने की चीज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा इतना कभी आता नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये टर्म आ चुका है एक बार, OWL DL वाला, है ना। तो ontologies preserve the formal semantic and specifies derivation of logical consequences। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझने के लिए हम लोग और आसान ग्रुप की जैसे बात करें, जैसे आजकल गूगल पे हम लोग जब सर्च करते हैं तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे हमने कोई एरिया सर्च किया, है ना, जैसे कि हमने बनारस के अंदर कचौड़ी गली का कोई एक मोहल्ले का नाम डाल दिया, और वो उसके बारे में हम गूगल से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो गूगल के पास अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो लोकलाइज्ड बेस जो हैं, ग्रुप्स जो है गूगल ने पहले से इकट्ठा करके बना रखे हैं। तो अब वो ग्रुप क्या करता है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जिसके इंडेक्सिंग अभी गूगल में भी नहीं हुई, गूगल के पास भी उसका जवाब नहीं है, तो वो ग्रुप जो है उसमें लोकल वहाँ के जो उसके ऑफिसर्स हैं या लोकल जो उसके वर्कर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मांगता है, वहाँ के ग्रुप से इंफॉर्मेशन मांगता है उस टैग के अंडर में। किस टैग के अंडर में, हमने क्या इंफॉर्मेशन मांगी, हमने कचौड़ी गली मान लीजिए, उसने एक टैग बना दिया, एक उसने ग्रुप बनाया, मेटा डेटा एक बना दिया कचौड़ी गली, ठीक है, कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स इन लोग बनाते हैं। तो क्योंकि ये सारे काम वेब के ऊपर इंटरनेट का यूज करते हुए किए जा रहे हैं, ये सब कुछ वेब सेमेंटिक वेब का एक फीचर है, ये वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, और आपका XML है, इस तरह की जो भी चीजें आपने देखी। तो इसमें दो तीन टर्म जो नीचे दिए हैं इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि आउल लाइट क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ ले, है ना, आउल फुल क्या होता है। तो आउल लाइट सपोर्ट्स दोज यूजर्स प्राइमरली नीडिंग अ क्लासिफिकेशन हायरार्की एंड सिंपल कांस्टेंट फीचर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक, अगर आप इसमें अभी गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिएगा तो फेसबुक का एक ऐप आता है जो कि नॉर्मल ऐप होता है, एक आता है फेसबुक लाइट, ठीक है। तो फेसबुक लाइट और मेन फेसबुक ऐप में क्या डिफरेंस होता है कि फेसबुक लाइट में सारे फीचर्स फेसबुक के नहीं होते हैं,
वो कम स्पेस लेता है आपके मोबाइल में, कम MB लेता है, कम स्टोरेज लेता है, और कम एक्सेस के फीचर्स आपको देता है। वो सारे फीचर जो फेसबुक का मेन ऐप देता है वो नहीं देता। तो उसी तरह से जो ऑल लाइट लैंग्वेज का जो पैकेज है वो पूरी की पूरी ऑल फीचर्स नहीं देता है। वो सिर्फ क्या दे रहा है, प्राइमरली नीडिंग अ क्लासिफिकेशन हायरार्की एंड सिंपल कांस्टेंट फीचर, जिनको क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की बनानी हो, है ना, और बहुत ही सिंपल जो फीचर्स हैं ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के वो चाहिए हो, तो वो लोग ऑल लाइट यूज करते हैं। ऑल DL supports those users who want the maximum expressiveness without losing computational completeness, जिनको पूरा का पूरा एक्सप्रेसिवनेस चाहिए, पूरी तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने जो भी उनकी डिमांड्स हैं, है ना। तो एंड डेडिकेबली ऑफ रीजनिंग सिस्टम, तो पूरा जो हम लोग बात कर रहे थे और की ऑन्टोलॉजी के ऊपर जो बात कर रहे थे कि एक जब रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, तर्क लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे एक इनका जो वर्जन है आउल DL, वो कंप्लीट फीचर इस तरह के देता है कि रीजनिंग का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है और एक्सप्रेसिवनेस का। एक होता है आउल फुल, इज मेंट फॉर यूजर हु वांट मैक्सिमम एक्सप्रेसिवनेस एंड syntactic freedom of RDF with no computational guarantees। इसमें क्या है कि जो सिंटैक्स वाले सिस्टम होते हैं, सिंटैक्स समझते हैं आप, जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर में जो काम करते हैं वो डायरेक्ट हम लोग, कैसा इंटरफेस है ये, क्या बोलते हैं इसको, जो कंप्यूटर का इंटरफेस है दिखाई दे रहा है हमको सामने ना, सब कुछ देख के हम लोग करते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग सिंटैक्स बेस्ड कंप्यूटर पे काम होता था, हम लोग एक सिंटैक्स लिखते थे कि ओपन दिस डायरेक्टरी, ओपन दिस फाइल, तो सिंटैक्स बेस्ड सारे काम होते थे। अब वो वर्जन खत्म कर दिया गया, अब लेटेस्ट ये चल रहा है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक वही वर्जन होता है, उसमें कोई गलतियां नहीं होती। तो उस तरह के फीचर अगर किसी को वेब ऑन्टोलॉजी में चाहिए तो वो ऑल फुल का इस्तेमाल करता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का मैच द कॉलम है। तो अब देखिए, हाँ एक चीज हम बताएं आप लोग को, मतलब ये बहुत बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप सभी को आता होगा, हम सिर्फ दोहरा रहे हैं इस चीज को, कि अगर कोई एक टर्म, एक मैच द कॉलम आपको लग रहा है कि आप श्योर हैं बिल्कुल, ठीक, तो आप, और उस तरह का कॉम्बिनेशन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको कोई और चीज मैच करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में। लेकिन पढ़ते समय आप सारे के सारे चारों चार से मैच करिए, चाहे गूगल का यूज करके करिए, चाहे किताब से करिए। अब इसमें सेमेंटिक वेब अभी हम लोग लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं, सेमेंटिक वेब पे जब हम आते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन इधर दिया हुआ है सीधे सीधे, टिम बर्नर्स ली। हमें पता है सेमेंटिक वेब का डेवलपमेंट या टर्म जो कॉइन किया तो टिम बर्नर्स ली ने किया, मतलब डी का थर्ड ऑप्शन है। डी का आप देखिए थर्ड सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे वो ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है, कौन सा, थर्ड वाला। तो अब उसमें एक बार मैच भी कर लेते हैं कि पहला फोक्सोनॉमी उसने किसने किया, जॉन बार्गर। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जॉन बार्गर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं पहले। दूसरा वेबलॉग, नहीं फोक्सोनॉमी आपका थॉमस वैंडरवेल, और वेबलॉग आपका जॉन बार्गर, और नेट न्यूट्रलिटी आपकी टिम वू। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके भी हम लोग ने भी बहुत सॉल्व किया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक की जगह दो ऑप्शन मैच करते हैं, मतलब हम जिस आंसर में श्योर हैं वो दो जगह मिल रहा है, तो फिर थोड़ा सा अपनी जो सर्च है उसको और हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ तो बहुत ही नैरो सर्च हुआ हमारा, हमने क्या किया, बस सिर्फ एक पे फोकस किया, फिर हम लोग दो पे फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द वेब 3.0 फीचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वेब 3.0 सबसे पहले आपको दिख रहा है सीधा सीधा कौन सा, सी। श्योर हैं इसमें हम कि वेब 3.0 में सेमेंटिक वेब मस्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ब्लॉग्स और फोक्सोनॉमी दोनों की बात आपको पता है कि ब्लॉग में क्या होता है, जैसे अभी मान लीजिए हमने नहीं बताया आपको,
अभी हम अगर जैसे फोक्सोनॉमी अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी भूल जाइए कि हमने फोक्सोनॉमी की बात किया है। तो फोक्सोनॉमी के बारे में अगर आपको पता है, हमने बताया ना फोक्सोनॉमी कि इसमें क्या हो रहा था कि एक लोग दूसरे लोग से मिल करके इंटरनेट के ऊपर ग्रुप्स बनाते थे, एक फोक्सनॉमिक ग्रुप बना करके उसको प्रमोट करते थे। तो ये वेब 2.0 का फीचर है। ब्लॉग ब्लॉग में क्या होता था कि एक बंदा एक वेब पेज बनाता था, एक ब्लॉग अपना बनाता था और उसमें वो अपनी बात कहता था। ठीक है, तो ये वह वेब 1.0 का भी फीचर है, 2.0 का भी फीचर है। नेट वाइब्स इसके बारे में मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, एकदम नया टर्म है। नेट वाइब्स हम मान रहे हैं, मेरे लिए भी नया टर्म है, लेकिन हमें पता है कि ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर जिसमें सी और डी हमको मिल रहा है, मतलब कि दूसरा वाला वो सही है। वैसे नेट वाइब्स जो है एक फीचर है वेब 3.0 का, जो कि कस्टमाइज्ड वेब पेजेस बनाने की एक सर्विस देती है कंपनी, एक शायद जर्मन कंपनी है ये, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं मुझे। तो ये एक फीचर है नेट वेब 3.0 का, जो कि आपको एक कस्टमाइज्ड वेब पेजेस बनाने का इंटरेक्टिवली सर्विस देती, सपोर्ट देती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर्स निकाल भी सकते हैं अगर हमें पूरा नहीं आ रहा, चारों टर्म नहीं पता है तो भी। नीचे आइए, आइडेंटिफाई सर्विस दैट इज मेड अवेलेबल थ्रू वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज, फिर से आया। मैसेज बोर्ड वेब 1.0। FOAF क्या है, किसको जिसको पता होगा वो बता देगा कि ये वेब 3.0 है या नहीं है। FOAF का पूरा नाम होता है फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। फ्लिकर, मैशअप, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध वेब 2.0 के फीचर्स हैं, फ्लिकर और मैशअप। फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वेब 3.0 की एक टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत एक हमारे मान लिया हमारा कोई जानने वाला है जो इंटरनेट यूज कर रहा है, उसके जानने वाले के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो ये काम वेब 1.0 2.0 में नहीं होता था। ठीक है, तो वेब 3.0 इसका आंसर आपका नहीं है। आप कोई कुछ बोल रहा है? ठीक, अब देखिए और उसको समझते हैं थोड़ा सा। वेब 1.0 सीधे सीधे इसका हमें दिख रहा है, एक स्टैटिक कहीं दिखाई दे रहा हमें। स्टैटिक माने स्टेबल, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वेब 1.0 सीधे फोर्थ ऑप्शन आपका मिल गया, पहले का फोर्थ। अब इसमें देखिए दो जगह मिल रहा है हमको, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट वाले में भी मिल रहा है, थर्ड वाले में भी मिल रहा है। दूसरा, वेब 2.0 में क्या फीचर्स अभी आपको बताया हमने कि इसमें लिंकिंग और इंटीग्रेटिंग ग्लोबल फाइल्स, एक दूसरे को मिलने का फीचर देना है ना, इस तरह की चीजें। फिर वेब 3.0 और वेब 4.0। अब हमने दो ऑप्शन सॉर्ट कर लिए, पहला और तीसरा। वेब 4.0 जो है आपका, वेब 4.0 की सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या थी कि मैन मशीन इंटरेक्शन विथ क्रिटिकल मास ऑफ पार्टिसिपेशन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि फोर्थ का थर्ड होना चाहिए। किस में मिल रहा है हमको? फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल रहा है। दो चीज अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो हमें पूरा आंसर मिल रहा है। खैर, आपको तो पूरा कंसेप्ट पता है अभी, ठीक है, तो आपको पूरा उस तरह से आंसर पूरा क्लियर होना चाहिए कि हमें वेब 2.0 में फॉक्सोनॉमी और ऑन्टोलॉजी, इस तरह की चीजें होने लगी थी, टैगिंग का सिस्टम आ गया था, है ना। तो वो पीपल सेंट्रिक था, लोगों के ऊपर बात होने लगती थी, पार्टिसिपेटिव काम होने लगा था, बाई डायरेक्शनल था, दो डायरेक्शन में काम होता था। और पहला वाला मोनो डायरेक्शन में था, सिर्फ एक डायरेक्शन में उसका काम होता था। फिर अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक था, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि आज हो पाएगा। खैर, आगे करते हैं, जहां तक चलता है देखते हैं। बिग डेटा और डेटा विजुअलाइजेशन भी आपके कोर्स में है, और इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं। अच्छा, हम इसमें जो है रेफरेंस नहीं डाल पाए हैं, लेकिन हम आप लोग को बता दें कि हमने ये जो स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स हमने एक कोर्स किया हुआ था,
स्वयं पे। तो उस कोर्स से हमको कुछ जो डिटेल्स मिली थी, हमने वहां से कुछ स्लाइड्स ली हैं, है ना। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अगर क्या कर चाहें। रहा हूँ? आप चलेंगे अभी क्या? क्या बैठेंगे अभी? ठीक है, तो हम लोग बिग डेटा की जब बात करते हैं, नाम से आपको समझ में आ रहा है बिग डेटा नाम कि बहुत बड़े डेटा की बात हो रही है। जहां पर ये नीचे जो चार आपको 5 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपके 4-5 क्वेश्चन आपके यहीं तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एक इंसाइट मिल जाता है कि कैसे कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला वाला जो ब्लॉक है डेटा की, जब हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि गोल गोल सिर्फ आपको छोटे छोटे से एक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। तो डेटा जो है वो ऐसा ही होता है, कच्चे फॉर्म में होता है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इजली। लेकिन जब उसको जब इस रूप में कर दिया जाता है, जैसे कि अगले ब्लॉक में है, वहां क्या हुआ कि उन्हीं सर्कल्स को 2 कलर्स में बाइफरकेट कर दिया गया है। तो अब आपको वो पता चल रहा है कि वो डेटा नहीं रह गया, अब आपका वो इंफॉर्मेशन हो गई, 2 कलर हो गए आपके पास। अब उसी इंफॉर्मेशन को लिंक जो डेटा किया एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन को जो टाइप्स हैं उन दोनों टाइप को लिंक करना शुरू कर दिया। तो फिर वो रूप ले लेता है किसी एक नॉलेज का। उसी नॉलेज के अंदर जब वो वही कच्चा डेटा जब आपने इस रूप में आपको मिल रहा है कि उसमें एक आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आप, और लिंक भी कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन में कुछ स्पेशल क्वालिटीज को आप ऑब्जेक्टिफाई करके सिग्निफिकेंटली उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे कि येलो वाले आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपने अपने इंसाइट से, अपनी बुद्धि से जब वो काम करने में लगते हैं कि हम उसमें नॉलेज के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन करने लगे, एक सिंप्लीफाई करके हम कुछ पार्ट अलग कर दें, तो वो फेज होता है इंसाइट। ये इंसाइट वाला फेज जो है, ये जनरली हम लोग नॉर्मल डेटा टू विजडम में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब बिग डेटा की कोई पढ़ाई करता है, जब बिग डेटा से आप कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे डेटा को एक और पार्ट में, इस इंसाइट वाले फेज में भी वो लोग लेके जाते हैं। और लास्टली विजडम, हम अपने दिमाग के इस्तेमाल से जो कुछ हमने डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंसाइट तक हम पहुंचे, फिर उसको अपने बुद्धि के इतनी क्षमताओं के अनुसार हम लिंक एक डायरेक्ट अपने वन एंड टू अनदर एंड, मतलब पूरी प्रॉपर एग्जैक्ट जो हमें नॉलेज मिली है उस तक हम डायरेक्टली अपने दिमाग के इस्तेमाल करके, या अपने जो भी अभी आप यहाँ पे अगर दिमाग की बात कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल करके अगर कोई सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा सिस्टम हमको उस तरह के फीचर्स दे कि हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकें। ये आप लोग को हम बता चुके हैं पहले, टाइप्स ऑफ डेटा। बिग डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। बस पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं इसको। क्वांटिटेटिव सिंपली हम समझ रहे हैं, क्वांटिटी की बात होती है तो ये मेजरेबल होता है और कलेक्टेड थ्रू मेजरिंग थिंग्स दैट हैव अ फिक्स्ड रियलिटी, और क्लोज्ड एंडेड होता है। ठीक, इसकी लिमिट सेट होती है कि 50 है कि 500 है कि 10,000 है, इस तरह से मान लीजिए। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, collected through observation, field work, focus groups, interviews, recording और filming conservations conversation sorry। और ये ओपन एंडेड होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप उस डेटा को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, पहले से ये तय नहीं होता है। जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी हम लोग डेटा के टाइप्स और वो सब डिसाइड करते हैं। ये लास्ट स्लाइड हम लोग बात करेंगे, इसके बाद टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है। तो बिग डेटा क्या होता है कि डेटा दैट इज टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है सेम, ये लाइन जो लिखी है, ये लाइन का क्वेश्चन आया है 2017 या 18 में, कि डेटा दैट इज टू लार्ज और टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड स्टोरेज टेक्निक। ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड स्टोरेज टेक्निक क्या है?
जो हम लोग यहाँ सिस्टम में करते हैं, है ना, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर लिया, वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है डेटा क्रिएट करने में, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे जब डेटा मैनेज नहीं हो पाता है, इतना बड़ा डेटा